दोस्तों काफ़ी दिनों तक वेट करने के बाद आज हम और आप मिलकर डार्क वेब सीरीज़ की कहानी को जानेंगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ये सीरीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इस सीरीज़ को ढंग से समझ पाना अपने आप में एक चैलेंज है। मैंने डार्क को नेटफ्लिक्स पे देखा और डार्क एक जर्मन वेब सीरीज़ है जिसे बैरन ओडर और जॉनजे फ्रीज ने मिलकर क्रिएट किया है। IMDb पे इस सीरीज़ की रेटिंग है 8.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 88% फ्रेश और इस सीरीज़ की मेटाक्रिटिक स्कोर है 61 आउट ऑफ 100। मैं डार्क सीरीज़ के सीज़न 1 को 3 वीडियोस के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा और आप इस सीज़न में बताए जाने वाले कैरेक्टर्स के बारे में एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ इतनी सारी टाइमलाइंस और टाइम ट्रेवल्स है कि मेजॉरिटी लोग इस सीरीज़ को एक बार देख के समझ नहीं पाते हैं। इसके अलावा इस सीरीज़ में कई क्वेश्चंस अनआंसर्ड है जिसका जवाब हमें सीज़न 2 में मिलेगा और डार्क सीज़न 2 इज़ ऑल सेट टू रिलीज ऑन 21 जून 2019। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से वो सारी डिटेल्स दे सकूँ जो मैं खुद इस सीरीज़ को देखकर समझ पाया हूँ। So now with that said, let's roll the intro. तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे जिसे जानकर आप इस सीरीज़ की इनिशियल स्टोरी को आसानी से समझ पाइएगा। ध्यान रहे कि इस सीरीज़ में 4 फैमिलीज़ है और इन फैमिलीज़ में ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, तो मैं सबकी इंट्रोडक्शन एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे और सही वक्त आने पे करूँगा ताकि आपको कम से कम कन्फ्यूजन हो। इसके अलावा हमें इस सीरीज़ में 3 टाइमलाइंस दिखाई गई है जो कि ईयर्स 1953, 1986 और 2019 में रिवॉल्व करती है। यहाँ टाइम लीनियर वे में कनेक्टेड नहीं है, यानी कि जो कुछ भी इवेंट्स इस सीरीज़ में होती है वो काइंड ऑफ एक सर्कल में है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि पास्ट वो है जो कि पहले हो चुका है, प्रेजेंट वो है जो अभी हो रहा है और फ्यूचर वो है जो आगे होने वाला है। लेकिन क्या ये बात सच है? I mean, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब एक इल्यूजन है और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ पास्ट ही फ्यूचर को नहीं बल्कि फ्यूचर भी पास्ट या प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है और ये तीनों टाइमलाइंस एक नेवर एंडिंग सर्कल में कनेक्टेड है। इस तरह की ही कुछ थ्योरी हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखी है, जहां एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाते हैं और उस मूवी में हमने टोनी स्टार्क को मोबियस स्ट्रिप और टाइम के लीनियर न होने की बात करते सुना था। सो नाउ आई नो कि ये बातें काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रही होगी, इसलिए अब मैं डायरेक्टली कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके डार्क सीरीज़ की कहानी शुरू करूँगा। तो शुरुआत में हम 2 फैमिलीज़ के बारे में जानेंगे और यहाँ की टाइमलाइन 2019 की है। पहली फैमिली है नील्सन्स फैमिली और इस परिवार में माता पिता के अलावा 3 बच्चे हैं। पिता का नाम उल्रिक है, माँ का नाम कैथरीन है और उनके बच्चों का नाम मैग्नस, मार्था और मिकेल है। दूसरी फैमिली है कैनवोल्ड फैमिली और इस फैमिली में माइकल और हैना है और इन दोनों के बच्चे का नाम जोनस है। तो पहली एपिसोड की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स माइकल कैनवोल्ड को देख पाते हैं जो खुद को फांसी लगाकर मार लेते हैं। मरने से पहले उन्होंने एक नोट लिखा था और उस नोट के ऊपर क्लियरली रिटन था कि इसे 4 नवंबर को रात 10:13 के बाद ही खोला जाए। ये नोट माइकल की माँ के पास था जिनका नाम इनेस कैनवोल्ड था और इनेस 4 नवंबर का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो इस नोट को खोल सके। अब दोस्तों अपने पिता के डेथ की वजह से जोनस काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था और वो अपनी क्लासेस भी कई दिनों से अटेंड नहीं कर रहा था। इसके अलावा जोनस एक मेंटल थेरेपी भी कर रहा था और कुछ दिनों तक थेरेपी में रहने के बाद ही वॉज फीलिंग बेटर। जोनस की मां हैना का अफेयर उल्रिक निल्सन के साथ चल रहा था और इस अफेयर के बारे में उल्रिक के परिवार वालों को नहीं पता था। सो फाइनली जोनस कई दिनों के बाद स्कूल वापस अटेंड करने जाता है और उसे वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड बार्थोस टाइडमैन वेलकम करता है। अब दोस्तों यहाँ टाइडमैन परिवार का रोल भी इस सीरीज़ में काफ़ी सिग्निफिकेंट है और उनकी इंट्रोडक्शन हम आगे करेंगे क्योंकि फ़िलहाल इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो बार्थोस मार्था नील्सन को डेट कर रहा था और इस सीन में हम व्यूअर समझ पाते हैं कि मार्था पहले जोनस की लव इंटरेस्ट थी। एनीवेज इस सीरीज़ में हम व्यूअर्स को आगे पता चलता है कि शहर में एरिक नाम का बंदा तकरीबन 13 दिन से गायब है और उल्रिक उस बंदे को खोजने का काम कर रहे थे।
उल्रिक एक पुलिस ऑफिसर थे और उनके सीनियर ऑफिसर का नाम शार्लेट डॉपलर था। अब अगेन यहाँ डॉपलर फैमिली भी इस सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो इस केस पे उल्रिक को तहकीकात करते देख हम व्यूअर्स इस टाउन से जुड़ी कुछ बहुत ही वियर्ड बातें जान पाते हैं। पहली बात ये कि आज से ठीक 33 साल पहले 1986 में उल्रिक का भाई मैड्स भी एकदम अचानक से गायब हुआ था और प्रेजेंट में एरिक के गायब होने पे उल्रिक की माँ जेन का कहना था कि आज 33 साल बाद सब कुछ फिर से रिपीट हो रहा है। मीनवाइल हम व्यूअर्स गायब एरिक को एक ब्लू रूम में देखते हैं जहां वो सोने की कोशिश कर रहा था और इस रूम में काफ़ी लाउड म्यूज़िक बज रही थी। तो यहाँ सीन चेंज होती है और हम व्यूअर्स वापस से स्कूल किड्स को देखते हैं जहाँ ये बच्चे कुछ ड्रग्स के बारे में बातें कर रहे थे। बातों बातों में हमें पता चलता है कि गायब होने से पहले एरिक ने विंडन केव्स के पास कुछ ड्रग्स छुपाया था और ये बच्चे उसी ड्रग्स को रात में वापस लाने का प्लान बना रहे थे। प्लान के मुताबिक आज रात स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी बिकॉज ऑफ एरिक्स डिसअपियरेंस और उसी वक्त ये बच्चे विंडन केव्स के पास जाकर ड्रग्स चुरा लेंगे। इस ड्रग्स चोरी के गैंग में उल्रिक के तीनों बच्चे मैग्नस, मार्था और मिकेल थे और इन तीनों के अलावा इनके साथ जोनस और बातोस भी था। तो जब ये लोग केव्स के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां फ्रांसिस्का डॉपलर मिलती है जिसने पहले से ही इस ड्रग्स को ढूंढ लिया था। फ्रांसिस्का शॉर्ले डॉपलर की बेटी थी और अगर आपको याद हो तो शॉर्ले एक पुलिस ऑफिसर है जो कि उल्रिक की सीनियर है। अब ऑब्वियसली इन बच्चों के बीच ड्रग्स को लेकर जोरों से बहस होने लगती है और तभी अचानक उन्हें वहां केव के अंदर से एक जोरों की आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ के बाद इन बच्चों के टॉर्च लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं और इन घटनाओं से डर के ये बच्चे वहां से भागना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स एक बूढ़े इंसान को देखते हैं और ये बंदा पेरेंट्स टीचर मीटिंग को इंटरप्ट करता है। ये बूढ़ा इंसान बार बार यही बड़बड़ा रहा था कि इट्स गोइंग टू हैपन अगेन, अर्थात ये सब वापस फिर से होगा। और बातों बातों में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि इस बूढ़े का नाम हेल्गे डॉपलर है जो कि शॉर्ले डॉपलर का फादर इन लॉ है। यहाँ सीन चेंज होकर वापस उन बच्चों पे फोकस करती है जो कि विंडन केव से दूर भाग रहे थे। इस भागम भाग में जॉनस गिर जाता है और उसे वहाँ अपने डेड फादर दिखते हैं जो कि किसी तरह के इंक या फिर टाड़ में कवर्ड थे। जोनस फौरन ही वहाँ से भागकर बाकी लोगों के पास पहुँचता है और सेटल डाउन होने पे इन बच्चों को पता चलता है कि इस भाग दौड़ के दौरान इस ग्रुप का सबसे यंग बच्चा मिकेल गायब हो चुका है। ये बच्चे फौरन ही अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं और उल्रिक अपने सबसे छोटे बेटे मिकेल के गायब होने से एकदम परेशान हो जाते हैं। उल्रिक एक बड़ी पुलिस फोर्स के साथ जंगल में मिकेल की तलाश करते हैं और सरप्राइजिंगली उन्हें वहाँ किसी बच्चे की लाश मिलती है। उल्रिक डरते हुए इस बच्चे का चेहरा देखते हैं एंड टू हिज रिलीफ ये बच्चा उनका बेटा मिकेल नहीं था। अब दोस्तों इस लाश की आंखें और कान पूरी तरह से जल चुकी थी और इस लाश के पास एक बहुत ही पुराना वॉकमैन था जिसमें 1980s के सॉन्ग चल रहे थे। इतना ही नहीं, इस लाश का पहनावा भी कुछ 1980s के बच्चों जैसा ही था। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स आइनेस कैनवर्ल्ड को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि आज 4 नवंबर है, यानी कि आज रात 10:13 के बाद आइनेस अपने बेटे माइकल का सुसाइड नोट पढ़ सकेगी। समय होते ही आइनेस फौरन ही इस नोट को पढ़ती है और इस नोट को पढ़ने के बाद हम व्यूअर्स उन्हें रोते हुए देख पाते हैं। यहाँ सीन फिर से चेंज होती है जहाँ हम व्यूअर्स गायब हुए एरिक को वापस से इस ब्लू रूम में देखते हैं और एरिक की आंखों और ईयर्स को एक काइंड ऑफ मेटल रिंग कवर कर रही थी। इतना ही नहीं, यहाँ एक बंदा था जो कि एरिक को कुछ एक्सपेरिमेंट करने जैसे चेयर से बांध रखा था और ये बंदा उसके नेक में एक क्वाइन का लॉकेट बनाकर डालता है। पहली एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब दोस्तों इससे पहले हम दूसरे एपिसोड के बारे में बातें करें, मैं आपको डॉपलर्स और टाइडमैन्स फैमिली के इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो डॉपलर फैमिली के सबसे एल्डर मेंबर का नाम है हेल्गे डॉपलर और हेल्गे के बेटे का नाम पीटर डॉपलर है। पीटर की बीवी का नाम शॉर्ले डॉपलर है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और इनके बच्चे का नाम फ्रांसिस्का और एलिजाबेथ है। नाउ टाइडमैन्स फैमिली में अलेक्जेंडर और रेजिना है और इनके बेटे का नाम बार्टोस है। तो दूसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि विंडन शहर में अक्सर लाइट्स फ्लिकर करते हैं और जब भी ऐसा होता है तो कई मृत पंछी जमीन पे गिरे पाए जाते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स उल्रिक को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में मिले उस बच्चे की डेड बॉडी की जांच करवाने एक डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर का कहना था कि इस बॉडी के ईयर ड्रम्स फट चुके हैं।
ऐसा यूजुअली तभी होता है जब किसी इंसान को बहुत तेज़ी से घुमाया जाए। और यहाँ आश्चर्य की बात ये थी कि इस बच्चे के कपड़े, शूज़ वगैरह सब 1980s के थे। इस बॉडी के नेक से एक कॉइन बंधी हुई थी जो कि 1986 की थी, और ये बातें बहुत ही वियर्ड और कंफ्यूजिंग थी। इन घटनाओं के दौरान हम व्यूअर्स दो लोगों को अजीब बिहेव करते देखते हैं। पहला इंसान था पीटर डॉपलर, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी पत्नी शॉर्ले से कुछ छुपा रहे हैं। दूसरे इंसान का नाम था ट्रॉन्टे नील्सन, जो कि अल्रिक नील्सन के डैड थे, और वो उस एग्जैक्ट टाइम पे घर पे नहीं थे जिस टाइम पे मिकल गायब हुआ था। अल्रिक पर्सनली भी अपने बेटे मिकल को खोज रहे थे, और इस खोज के दौरान अल्रिक को एक दरवाज़ा मिलता है जो कि विंडन केव्स को पास वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट से कनेक्ट करता था। अब चूंकि पावर प्लांट एक हाई सिक्योरिटी एरिया थी, अल्रिक उसके अंदर नहीं जा सकते थे, और इसीलिए वो इस प्लांट को सर्च करने के लिए एक सर्च वारंट की रिक्वेस्ट करते हैं। करेंटली इस पावर प्लांट को अलेक्जेंडर टीडमैन्स मैनेज कर रहे थे, और अलेक्जेंडर की बीवी रेजिना विंडन होटल को मैनेज करती थी। आगे की कुछ सीन्स में हम व्यूअर्स अलेक्जेंडर को थोड़ा नर्वस होते हुए देखते हैं, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी चीज़ को छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ अल्रिक की सर्च वारंट की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है, और वो इस बात से एकदम अपसेट थे। अल्रिक अलेक्जेंडर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें उसके बेटे मिकल को खोजने में हेल्प करें, और उदास होने के कारण अल्रिक अब हैना को भी इग्नोर कर रहे थे, जिससे उनका अफेयर था। हैना काफ़ी कोशिश करती है कि अल्रिक के साथ वो अपने अफेयर को आगे बढ़ा सके, लेकिन अल्रिक वॉज इन नो मूड टू कंटिन्यू दिस। यहाँ सीन चेंज होकर जॉनस पे फोकस करती है, और जॉनस को अक्सर अपने पिता से जुड़ी कुछ डरावने सपने आते थे। जॉनस घर में अपने पिता के रूम में खोजबीन करता है, जहाँ उसे एक विंडन केव्स की मैप मिलती है, और इस मैप में विंडन केव्स के बारे में कुछ नोट्स लिखी थी। इन घटनाओं के दौरान हम व्यूअर्स एक अनजान शख्स को हुडी में देखते हैं जो कि विंडन केव से बाहर आया था, और इस इंसान के हाथ में एक ब्रीफकेस थी। ये इंसान विंडन होटल में जाकर एक रूम लेता है, और वो इस रूम में ढेर सारे आर्टिकल्स वगैरह लगाता है जो कि टाइम ट्रैवल से रिलेटेड थी। आर्टिकल्स के अलावा वो इस रूम में कई न्यूज़पेपर कटिंग्स भी लगाता है, और इन कटिंग्स में से एक पे लिखा था वेयर इज़ मिकल, अर्थात मिकल कहाँ है। ये स्ट्रेंजर वेयर शब्द को मार्कर से काट देता है, और वो वहाँ लिखता है व्हेन इज मिकल, अर्थात मिकल कब है। इस सीन के दौरान हम व्यूअर्स इस स्ट्रेंजर के कमरे में एक मशीन भी देख पाते हैं जो कि एक टाइम मशीन जैसी दिख रही थी। सेकेंड एपिसोड के कुछ लास्ट सीन में हम व्यूअर्स को पहली बार गायब मिकल की झलक दिखती है, और मिकल विंडन केव से बाहर आ रहा था। केव से बाहर आने के बाद मिकल फौरन ही अपने घर की तरफ भागता है, और इससे पहले वो अपने घर के अंदर जा पाता उसे एक हाई स्कूल किड अंदर जाने से रोकता है। इस हाई स्कूल किड का कहना था कि वो इस घर में रहता है, और शॉकिंगली इस किड का नाम था अल्रिक नील्सन। जी हाँ दोस्तों, मिकल यंग अल्रिक और उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीना को देखता है, और उनके जाने के बाद जब मिकल वहाँ पढ़ी न्यूज़पेपर उठाता है तो उस न्यूज़पेपर में डेट थी 5 नवंबर 1986, यानी कि मिकल किसी तरह 33 साल पहले पास्ट में आ चुका है, और यहाँ वो अपने ही माता पिता से मिल रहा है जो कि उस वक्त पे एक टीनेजर थे और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों, इससे पहले हम थर्ड एपिसोड की कहानी जाने, मैं आपको इन 4 फैमिलीज़ के बारे में फिर से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ की टाइमलाइन 2019 नहीं बल्कि 1986 है, और ऑब्वियसली 1986 में इस फैमिली में अलग अलग मेंबर्स रहे होंगे। तो सबसे पहली फैमिली है नील्सन फैमिली, जिसमें जेन और ट्रॉन्टे नील्सन हैं। इनके 2 बेटे हैं जिनका नाम है अल्रिक और मैड्स। मैड्स फिलहाल मिसिंग है, और ये मिसिंग इंसिडेंट 2019 वाली मिसिंग इंसिडेंट से मिलती जुलती है। दूसरी फैमिली है टीडमैन फैमिली, और इस फैमिली में ईगॉन सबसे एल्डर मेंबर हैं। ईगॉन इज़ ए पुलिस ऑफिसर, और उनकी बेटी का नाम क्लॉडिया है। दोस्तों, यहाँ क्लॉडिया के हस्बैंड की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन क्लॉडिया को एक बेटी ज़रूर है जिसका नाम रेजिना टीडमैन है। तीसरी फैमिली है कैनवोल्ड फैमिली, और इस परिवार में सिर्फ आइनेस कैनवोल्ड है जो कि एक ऑर्फन है। अगर आपको याद हो तो आइनेस कैनवोल्ड जॉनस कैनवोल्ड की ग्रैनी थी इन द ईयर 2019। चौथी फैमिली है डॉपलर फैमिली, और इस फैमिली के मेन मेंबर हैं बर्न डॉपलर, जिसकी बेटे का नाम हेल्गे डॉपलर है। तो तीसरी एपिसोड के स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स मिकल को देखते हैं जो कि समहाउ टाइम ट्रैवल करके 1986 में पहुंच गया है, और वो वहां अपने ही परिवार के लोगों से मिलता है जो कि 33 इयर्स यंग थे।
कोई भी मिकेल को पहचान नहीं रहा था, क्योंकि 1986 में तो मिकेल का जन्म भी नहीं हुआ था और मिकेल खुद इन बातों से एकदम कंफ्यूज था। मिकेल फौरन यहाँ से भागकर अपने स्कूल की तरफ जाता है, जहाँ उसे अपनी माँ कैथरीना दिखती है। जस्ट दैट कैथरीना 33 ईयर्स यंग थी और वो अभी एक स्कूल स्टूडेंट ही थी। कैथरीना और हैना फ्रेंड्स थे और कैथरीना अल्रिक को डेट कर रही थी। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि हैना सीक्रेटली अल्रिक को पसंद करती थी और वो थोड़ी ईविल टाइप की लड़की थी। एनीवेज मिकेल वॉज स्टिल कंफ्यूज और वो दोबारा भागकर पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसके हिसाब से उसके डैड अल्रिक काम करते हैं। लेकिन दोस्तों ये साल 1986 था और यहाँ पुलिसमैन थे ईगॉन टीडमैन, जो कि यंग अल्रिक से नफरत करते थे। ईगॉन के हिसाब से मैड्स के गायब होने में उसके भाई अल्रिक का ही हाथ है और उन्हें शहर में हो रहे अजीब घटनाओं के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ हम व्यूअर्स 1986 में हुए कुछ इंसिडेंट्स को देख पाते हैं जो कि थोड़ी अजीब थी, जैसे कि एक फील्ड में 33 शीप्स एक साथ मारे गए थे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। इन्वेस्टिगेशन करने पे पता लगता है कि इन सारे शीप्स की ईयर ड्रम्स फटी हुई थी। इसके अलावा 1986 में भी लाइट्स फ्लिकर हो रही थी और आसमान से कई मृत पंछी जमीन पे गिर रहे थे। दूसरी तरफ हम ये क्लॉडिया टीडमैन को देखते हैं, जो कि ईगॉन की बेटी थी और क्लॉडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की न्यू बॉस थी। क्लॉडिया एक बहुत ही स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन क्लॉडिया की बेटी रेजिना हमेशा स्केयर्ड और डिप्रेस दिखती थी। एनीवेज कमिंग बैक टू द स्टोरी, मिकेल पुलिस स्टेशन में ईगॉन को बोलता है कि अल्रिक उसके पिता हैं और ईगॉन को लगता है कि ये कोई प्रैंक है जो कि अल्रिक ने उस पर प्ले किया है। अब चूंकि मिकेल थोड़ा चोटिल था, ईगॉन हॉस्पिटल कॉल करते हैं ताकि मिकेल का ख्याल रखा जा सके और वो खुद अल्रिक को डांटने के लिए जाते हैं। अब दोस्तों हॉस्पिटल में आइनेस कैनवर्ल्ड एक नर्स थी जिसकी अपनी खुद की फैमिली नहीं थी। आइनेस मिकेल को ट्रीटमेंट देती है और वो उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन मिकेल आइनेस के सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मिकेल शायद एकदम शॉक्ड स्टेट में था और वो फाइनली बोलता है कि वो फ्यूचर से आया है। अब ऑब्वियसली आइनेस को ये बात अजीब लगती है और वो इस बात को हल्के में लेती है। दूसरी तरफ हम यूएस क्लॉडिया को देख पाते हैं और क्लॉडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की बॉस बनने के बाद अपनी फर्स्ट डे के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। हेल्गे डॉपलर जो कि पावर प्लांट ओनर का बेटा था, वो क्लॉडिया को एक बुक गिफ्ट करता है जिसका नाम था ट्रैवल थ्रू टाइम। अब जिस तरह 2019 में उल्रिक और हैना के बीच अफेयर चल रहा था, ठीक उसी प्रकार 1986 में उल्रिक के डैड ट्रॉन्टे और क्लॉडिया के बीच में अफेयर था। तो काम करते वक्त क्लॉडिया पावर प्लांट्स के रिपोर्ट में कुछ ढूंढ निकालती है विच वॉज क्वाइट शॉकिंग, और वो ये बात पावर प्लांट ओनर बर्न डॉपलर से डिस्कस करती है। बर्न का कहना था कि क्लॉडिया को ये बात सबसे छुपानी होगी और वो क्लॉडिया को एक अनजान लोकेशन की तरफ डायरेक्ट करते हैं जहां थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स थे। अब दोस्तों इस सीरीज़ के सीज़न 1 में इस बैरल्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन मेरा मानना है कि इन बैरल्स में न्यूक्लियर पावर प्लांट का न्यूक्लियर वेस्ट है और इस वेस्ट के बारे में टाउन के लोगों को कुछ पता नहीं है। यहाँ सीन चेंज होकर वापस हॉस्पिटल की तरफ आती है जहाँ हम व्यूअर्स मिकेल को हॉस्पिटल से भागते हुए देख पाते हैं। मिकेल यहाँ से भागकर वापस केव्स की ओर जाता है क्योंकि उसे अपने रियल घर जाना था, लेकिन मिकेल यहाँ ठोकर खा के गिर जाता है। दूसरी तरफ 2019 में उल्रिक अपने बेटे मिकेल को सेम केव में खोज रहे थे और वो पावर प्लांट की डोर को तोड़ रहे थे। इस सीन में हम व्यूअर्स मिकेल एंड उल्रिक दोनों को देख पाते हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम जगह पे ही थे, जस्ट दैट मिकेल 1986 में था एंड उल्रिक 2019 में थे। इन सब के अलावा हम व्यूअर्स छोटी शॉर्डले को भी देख पाते हैं जो कि अक्सर मरे हुए बर्ड्स को कलेक्ट करती थी। थर्ड एपिसोड के लास्ट में हम व्यूअर्स एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जो कि किसी मशीन पे काम कर रहा था और ये मशीन ठीक वैसी ही दिख रही थी जैसा हमने 2019 वाले टाइमलाइन में एक स्ट्रेंजर के रूम में देखा था। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक टाइम मशीन थी। एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम डार्क सीरीज़ के फर्स्ट 3 एपिसोड्स को समराइज़ करते हैं तो यहाँ हमें डिफरेंट फैमिलीज़ और कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है। ये कैरेक्टर्स 2019 और 1986 के टाइमलाइन में प्रेजेंट हैं और जो कुछ भी 1986 में हुआ था वही सेम आज 2019 में रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1986 में मैड्स गायब हुआ था और 2019 में मिकेल गायब हुआ। 1986 में ट्रॉन्टे का क्लॉडिया के साथ अफेयर था और 2019 में उल्रिक का हैना के साथ। 2019 में एक लाश मिली जो कि 1986 के बच्चे की थी और 1986 में मिकेल पहुंच गया जो कि 2019 से था। इट वॉज ऑल लाइक ए डेजा वू।
तो हमारे मन में इन 3 एपिसोड्स को डिस्कस करके कई सवाल आते हैं, जैसे कि 2019 में हमने किस 1986 के बच्चे की लाश मिली, मिकेल एक केव के थ्रू टाइम ट्रैवल कैसे कर पाया और क्या वो कभी वापस आ पाएगा। अगर मिकेल वापस नहीं आ पाया तो क्या 2019 में छोटे मिकेल के अलावा कोई बड़ा मिकेल भी था हु इज नाउ ग्रोन अप। क्या विंडन केव्स के अंदर किसी तरह का टाइम होल है जिससे कोई भी 33 साल पुरानी टाइमलाइन में पहुंच सकता है, या फिर इन सब के पीछे पावर प्लांट के लोगों का हाथ है। विंडन शहर में मृत पंछी क्यों पाए जाते हैं और यहाँ पे अक्सर लाइट्स फ्लिकर क्यों करती है। ट्रस्ट मी दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कई सवाल हैं और हालांकि इन सारे सवालों का जवाब तो हमें सीजन 1 में नहीं मिलता है, लेकिन आप कई सवालों के जवाब को मेरी आने वाली वीडियोस में जान पाएंगे। मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दूं कि मैं इस सीरीज पे 3 एपिसोड्स लाऊंगा और मैं अपनी समझ के मुताबिक आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश आने वाले एपिसोड्स में करूंगा। मीनवाइल अगर आपके मन में पहली 3 एपिसोड्स को लेकर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट ज़रूर क्लियर करवा लीजिए। एक और बात यह है कि आने वाली अगले एपिसोड्स और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार देखकर नहीं समझते हैं तो ट्राई टू वॉच इट अगेन, और इस वीडियो को तब तक देखिए जब तक आप हर एक पॉइंट्स को ढंग से समझ नहीं पाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए